सभी दोस्तों को नमस्कार हमारे फेसबुक पेज पर जुड़ने के लिए। और हमने हमारे दोस्तों की हेल्प से हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम एक चर्चा शुरू करने जा रहे हैं जो हमारे देश के लिए होगी। हम किसी भी पार्टी को फॉलो करते हो, किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, लेकिन इस चर्चा का मकसद सिर्फ यही है कि हम देश के हित के बारे में बात करें। तो देर ना करते हुए इस चर्चा के लिए हमारा आज का जो टॉपिक है मैं वो बतलाना चाहूंगा। हमारी चर्चा का जो टॉपिक है वो है जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। क्योंकि हाल ही में अभी ने जो उसकी रैंकिंग जारी की है वो 2nd रैंक है ऑल इंडिया में, और अगर हम जामिया की बात करें तो उसकी जो रैंक है वो 7वीं रैंक है। लेकिन इन कॉलेजों के लिए ऐसी चर्चा हमें जनरली न्यूज चैनल पे कभी नहीं मिलती। हमें तो उसके बारे में यही सुनने को मिलता है कि वो बड़े गैंग बनाती है और इस तरह की चीजें सुनने को मिलती है। तो आज हम अपने मेहमानों से जानेंगे कि उनका इस पर क्या विचार है और वो जेएनयू के बारे में कैसा सोचते हैं। तो आइए हम एक एक करके सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। तो हमारे साथ हमारे बड़े भाई जुड़ चुके हैं। सुंदर सैनी जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। अंकित चौहान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सत्येंद्र पवार, नमस्कार सर। बहुत बहुत स्वागत है जी नमस्कार सर, धन्यवाद सर। तो चर्चा को शुरू करते हैं। तो सर, आपने अभी इस टॉपिक को सुना होगा, किस टॉपिक का हमारी यहाँ चर्चा होनी है। तो सबसे पहले मैं सत्येंद्र पवार जी से गुजारिश करूंगा कि कृपया वो 2 मिनट में अपना इस पर विचार रखें, प्लीज सर। सर देखिए, कोई भी जो शैक्षणिक संस्थान है और जब वहां राजनीतिक क्रिया प्रतिक्रियाएं शुरू होती है तो वो संस्थान अपनी जो है प्रकृति और अपना जो उसका एक स्टैंडर्ड है उसको खोना शुरू कर देता है। और आज इस देश का ये दुर्भाग्य है कि इस देश में जितने भी शिक्षण संस्थान है वो कहीं ना कहीं छोटे से लेकर और बड़े तक जो छोटे छात्र संगठन है, क्षेत्रीय छात्र संगठन है, राष्ट्रीय छात्र संगठन है, उनकी गिरफ्त में आ चुका है। और किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए विद्यार्थी को राजनीतिक रूप से जागरूक होना जरूरी है, लेकिन उसका राजनीतिक रूप से उपद्रवी हो जाना संस्थान के अंदर वो उस समाज और उस राष्ट्र के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। तो मेरा जो पहला ये विचार है ये है कि जो राजनीतिक संगठन है, और राजनीतिक संगठन अलग चीज है और छात्र संगठन अलग चीज है। छात्र संगठन वो है कि जो आपका कैंपस है, जो यूनिवर्सिटी है, क्योंकि मैं भी विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं और छात्र राजनीति से भी काफी जुड़ा हुआ था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ का छात्र संघ जो है उत्तर भारत में सबसे मजबूत छात्र संघ माना जाता है। जी सर। तो जो रियलाइजेशन है वो रियलाइजेशन ये है कि राजनीतिक पार्टियों के थ्रू ड्राइव होना एक छात्र संगठन वो अलग चीज होती है, और अपने हक और हकूक के लिए लड़ने वाला छात्र संगठन वो एक अलग चीज है। और इस देश का ये दुर्भाग्य मैं कहूंगा कि आज का जो छात्र संगठन है वो अपने हक और हकूक की लड़ाई के लिए, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करता हुआ कम नजर आता है, जबकि वो पार्टी प्रोपगेंडा को बढ़ाने के रूप में ज्यादा मुझे अग्रणी दिखता है। तो मेरा विचार यह है कि तत्काल प्रभाव से जो राजनीतिक ड्राइव छात्र संगठन है वो चाहे किसी भी पार्टी के हों, विश्वविद्यालयों के अंदर, महाविद्यालयों के अंदर या जितने भी हमारे शैक्षणिक संस्थान है उनके अंदर उनका जो संचालन है, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तत्काल रूप से जो है बंद होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी इसी पर हम पहले अपने सुंदर सैनी जी के विचार जानेंगे, उसके बाद हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। तो सैनी जी, प्लीज हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका इस पर क्या विचार है कि मतलब जेएनयू को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि 2nd रैंकिंग उसने हासिल की है और वो 2nd रैंकिंग भी भारत सरकार की एक संस्था ने उसको दी है। जो बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और सत्येंद्र भाई जी ने बहुत अच्छी तरह से अपनी बात व्यक्त की है। देखिए, विचार सबके अपने अपने अलग अलग विचार हो सकते हैं, विचारधारा अलग अलग हो सकती है। एक आदमी दूसरे आदमी से एक हद तक सहमत हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब बात आती है जेएनयू यूनिवर्सिटी की, जो अभी देश ने 10 यूनिवर्सिटियों को रैंकिंग दी है, उसमें जेएनयू का भी नाम है। ये बहुत अच्छी चीज है और भाई साहब ने एक पोस्ट डाली थी इसको लेके, मैंने उस चीज पे बधाई भी दी थी। उसमें साथ साथ ये भी ऐड किया था भाई साहब ने कि ये संस्थान बदनाम हो रहे हैं। तो मैंने उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी कि बदनाम हो क्यों रहे हैं भाई? संस्थान है, छात्रों के लिए है, वो पढ़ाई करने के लिए, पढ़ लिख के अपना देश के लिए अपना कुछ कार्य करें, उसके लिए है, ना कि राजनीति के लिए। अब जेएनयू पहले से ही एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी रही है, हम सब जानते और मानते थे, पूरा देश जानता था। ये चर्चा में कहां से आई? जी जी, कुछ कह रहे थे आप गुप्ता जी?
सर मैं यही कह रहा था कि जेएनयू की जो रेपुटेशन है ये इस तरह की रैंकिंग की वो बहुत पहले से चली आ रही है, लेकिन अब हाँ हम उसको जो जानते हैं वो एक गंदी यूनिवर्सिटी के तरह जानते बिल्कुल। हैं। मैं अगर छोटे मैं बच्चे उसी से हम मैं पूछेंगे उसी तो वो पे भी कहेगा कि जेएनयू इज नॉट अ गुड यूनिवर्सिटी। बिल्कुल मैं उसी पे आ रहा हूँ गुप्ता जी। जी सर, जी सर। देखिए, ये कुछ वर्षों पहले ये शुरुआत कहां से हुई, जेएनयू को बदनाम करने की शुरुआत कहां से हुई? जब वहीं के छात्र, अभी भाई साहब ने वो राजनीति को लेके जो यूनिवर्सिटियों में और संस्थानों में बात करी है कि राजनीति संस्थान के साथ जुड़ी नहीं होनी चाहिए और जो संगठन है, जो विचारधारा चल रही है, वो उससे अलग रहना चाहिए, मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूं। अब ये बात सामने कहां से आई, बदनाम यूनिवर्सिटी कैसे हुई? बदनाम हुई, देखिए, आप एक विचारधारा से जुड़े हो सकते हैं, आप डिफरेंट विचारधारा हो सकती है एक दूसरे आदमी की, आप किसी भी विचारधारा को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आप में केवल विचारों का मतभेद होना चाहिए। आप अगर छात्र हैं किसी एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी के, तो छात्र का दायित्व तो बनता है कि अगर उसको प्रसिद्धि चाहिए तो वो वहां से पढ़ लिख के पीएचडी करके या कोई भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करके देश का नाम रोशन करे या विदेश में जाए। क्या वो देश के खिलाफ बात करके उस यूनिवर्सिटी में प्रसिद्धि हासिल कर सकता है या नेता बन सकता है? क्या आप एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में खड़े होकर देश के टुकड़े कर सकते हैं? टुकड़े टुकड़े गैंग कहां से बना? ये नाम किसने दिया? ये नाम उन्होंने खुद डाला। आप सबने, पूरे देश ने, पूरे विश्व ने ये वीडियो देखी है, जो वहां पे नारे लगाए गए थे, पूरा मीडिया ने दिखाया भी है। क्या उसको गलत साबित किया जा सकता है? वहीं के छात्र हैं, वहीं पढ़ने वाले हैं, देश उस यूनिवर्सिटी को पैसा देता है, तो क्या देश के खिलाफ नारे लगाने के लिए? आप आइए, पढ़िए, आपका स्वागत है भैया। आपने अपनी काबिलियत के आधार पे वहां पे एडमिशन पाया है या किसी के और माध्यम से पाया है, तो क्या आप, अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहा हूं तो क्या मैं देश का विरोध करूं जाके, उसमें देश के खिलाफ बात करूंगा और उससे मैं नेता बनने की तरफ अग्रसर हो जाऊं? नहीं। अगर मुझे नेता बनना है तो उसके लिए मेरी काबिलियत जो है उसको पहले मुझे अचीव करना है, उसके बाद मेरे पास जो भी ज्ञान है, जितना भी है, अगर देश के लिए है तो मैं उसको लेके देश के सामने रखूं कि मेरी ये विचार है और ये जो मौजूदा सरकार है या जो पुरानी सरकारें रही हैं उन्होंने ये चीज नहीं करी है, हम इसको करेंगे। देश के खिलाफ बात करके कोई भी नेता नहीं बन सकता है। मैं उस चीज के खिलाफ हूं कि जेएनयू में इस तरह के नारे लगे। देश के अधिकतर लोगों ने उसको अस्वीकार किया, लेकिन कुछ लोगों ने स्वीकार भी किया और वो एक बहुत ही गलत काम है। देश के खिलाफ आप पार्टी के खिलाफ बात कर सकते हैं, किसी नेता के खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन देश के खिलाफ नहीं बोल सकते। मैं अभी थोड़ी देर में आपकी तरफ फिर से रुक करूंगा। मैं अंकित चौहान जी के विचार इस पे जानना चाहूंगा कि जैसे भी सैनी जी ने कहा कि देश के टुकड़े टुकड़े गैंग, उन्होंने उसको खुद नाम दिया है, तो मैं एक्चुअली आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग और ये जो भी एक्टिविटी हम देख रहे हैं, ये जनरली हम तब से देख रहे हैं जब से भारत में बीजेपी की सरकार आई है। तो उससे पहले हमें कभी, हम जेएनयू का नाम शायद हम लोग तो सुनते भी नहीं थे क्योंकि हम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं सभी लोग, तो जेएनयू के बारे में हम ज्यादा पढ़ते सुनते नहीं थे, लेकिन ये हम तब से सुनने लगे जब से हमने बीजेपी सरकार को देखा अपने देश में। तो आप इसको मतलब कैसे देखते हैं? क्या बीजेपी सरकार की वजह से ही वहां पर टुकड़े टुकड़े गैंग जनरेट हुआ या वो पहले से था, हमें कभी दिखाई नहीं दिया? फिर रैंकिंग उसकी तब भी टॉप पर थी, आज भी टॉप पर है, तो मतलब क्या कारण है कि आज भी वहां पर इतना अच्छा सिलेक्शन होता है कि इतनी अच्छी रैंकिंग उसको मिलती है, उसके बाद भी उसको बदनाम किया जा रहा है? ठीक है सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है ये, और ये मैं चाहूंगा कि आप इसे कंटिन्यू रखें, और आप देख रहे होंगे इसके लिए आपको काफी अच्छा रेस्पॉन्स भी मिला है। तो मैं यहाँ पे सत्येंद्र भाई जी की बात मैंने ढंग से सुनी, सैनी जी की बात मैंने सुनी, और जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, एक्चुअल में आपने मुझे टोटल विचार रखने को नहीं बोला, आपने बोला कि जो वर्ड आया यहाँ पे टुकड़े टुकड़े गैंग, इसके ऊपर आपका क्या है, ये क्या ये अभी से आया है, पहले से तो नहीं है? आपने बोला कि जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई क्या तब से आया, तो मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं होता हूँ। ये जो हम बात करते हैं देश विरोधी वाली, जो जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, आपने भी तभी जी जी उससे पहले हमने नहीं ऐसा नहीं है सर, मैं इसके बारे में जेएनयू काफी करीब से जानता हूँ। मैं वहाँ पे जेएनयू के सामने एक जगह है वहाँ पे बेरसराय, साउथ दिल्ली में, तो मैं वहाँ पे रहा हूँ और मैंने वहाँ पे काफी पढ़ाई की है, कॉम्पिटिशन्स की तैयारी की है, तो मैं बड़ी अच्छी तरीके से जेएनयू के अंदर भी मैं गया हूँ, और एक बार तो मेरा खुद मन था वहाँ पे कि लैंग्वेज में किसी कोर्स में एडमिशन लेके मैं वहाँ पे अंदर जाऊँ, क्योंकि मुझे वहाँ के बारे में जो पता था उस टाइम पे कि जेएनयू सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी है अगर आप आईएएस की प्रिपरेशन करना चाहते हो। वहाँ की लाइब्रेरी की अगर मैं बात करूँ, वहाँ की लाइब्रेरी 24 आवर्स आपके लिए खुलती है। सर, मुझे ये सारी बातें वहाँ पे, अभी आपने जो बात कही
जैसे ये रैंकिंग तो है ही, लेकिन इसके अलावा मैं न्यूज पढ़ता रहता हूँ। जब IAS PCS वगैरह के एग्जाम होते हैं तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स भी वहीं से निकलते हैं, मैं कई बार ये देख चुका हूँ। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि आपका सही जी जी जी। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि मुझे ऐसा पता था और मैंने देखा भी है। मैं एक मेरे फ्रेंड्स थे जो JNU के अंदर कैंपस में थे, मैंने लाइब्रेरी को भी देखा है, मैंने लाइब्रेरी में बैठ के 2-4 घंटे पढ़ाई भी किया, तो वहां पे सब कुछ पॉजिटिव था। लेकिन ये जो देश विरोधी हम बात करते हैं, वहां पे जो देश विरोधी बातें कहाँ से आई, ये इसमें लेफ्ट का बड़ा रोल है। सत्येंद्र जी शायद मेरी बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक ना रखें इसमें, लेकिन ये जो मेन था इसमें लेफ्ट का जो राजनीति थी, हम बात करते हैं ना कि JNU में यूनिवर्सिटी में राजनीति होती है। सत्येंद्र भाई जी ने बोला कि हाँ बिल्कुल, एक विद्यार्थी को पढ़ाई के साथ साथ देश के निर्माण में ध्यान रखना चाहिए, देश के निर्माण में योगदान देना चाहिए। तो वो पढ़ाई अगर वहां पे करेगा तो योगदान कैसे करेगा भाई, हमें पॉलिटिकली शामिल होना पड़ेगा। और JNU का पहले से इतिहास रहा है कि वहां से बड़े बड़े पॉलिटिशियन निकले हैं, उसमें चाहे लेफ्ट के हों चाहे राइट के हों, लेकिन लेफ्ट के थोड़े ज्यादा निकले हैं। और लेफ्ट के जो उसमें निकले हैं तो उसमें जो देश विरोधी, उनकी एक सोच अलग है। लेफ्ट की सोच पे हम बाद में इस टॉपिक पे शायद बात करेंगे कि उनकी सोच ही अलग है एक लेफ्ट की, तो उसमें कुछ चीजें ऐसी निकल के आती है, हमें लगता है वो देश विरोधी है। लेकिन जहां तक हम बात करेंगे शिक्षण संस्थान को लेकर, तो पढ़ाई के मामले में JNU का पहले से ही नाम रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में JNU का पहले से ही नाम रहा है। अगर आप इसकी बात करेंगे कि कहाँ से एक्रेडिटेशन है इसका, कहाँ इसके आपके एफिलिएशन है, तो आप देखेंगे कि जितनी भी रिसर्च में, आप लोगों को शायद पता नहीं हो, सबको पता होगा वैसे, रिसर्च में JNU का एक बहुत बड़ा नाम है। इसका रिसर्च में खासकर जो सत्येंद्र जी का फील्ड है उसमें बहुत बड़े नाम है JNU का। वहां से अच्छी रिसर्च वहां से निकल के आती है, अगर आपको मैं बताऊं। लेकिन जो मेन क्वेश्चन था आपका, कि क्वेश्चन ये था कि भाई ये क्या ये बीजेपी के आने से ज्यादा हुआ है? तो बीजेपी की आने से हुआ ये है कि पता लगना शुरू हो गया है। पहले सिर्फ लेफ्ट की राजनीति चलती थी, जब से बीजेपी आई है तो वहां पे राइट भी एक्टिव हो गए हैं, उन्होंने भी वहां पे अपना पूरा परचम लगा दिया। जब तक लेफ्ट चलता था तो तब तक ये था कि बस लेफ्ट चल रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, बस आपका पढ़ाई अपनी जगह हो रही है, लेफ्ट की राजनीति अपनी जगह हो रही है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था कांग्रेसी गवर्नमेंट में। लेकिन जब से बीजेपी आई तो उसने ध्यान देना शुरू किया, और ध्यान देने के साथ वहां पे पूरी की तरह उसे पॉलिटिसाइज कर दिया गया है। वो पहले लेफ्ट था, अब दोनों तरफ से पॉलिटिसाइज है, और अब यहाँ तक पहुंच गया है कि इन सब राजनीति के चक्कर में अब JNU का नाम खराब की तरफ बढ़ रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल खराब हो गया, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी आती रहती हैं जिससे एक नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है कि इस यूनिवर्सिटी में शायद क्या यही हो रहा है। लेकिन मैं साथ में ये भी बताना चाहूंगा कि इस गलत राजनीति के अलावा भी आज भी वहां पे आपका शिक्षण जो है वो बिल्कुल अच्छे लेवल पे है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं वहां पे, इसके साथ साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो अगर हम इन चीजों को थोड़ा सा कम कर दें, मैं कहूंगा पूरा कम ना करें, क्योंकि वहां से एक अच्छी डिबेट भी निकल के आती है, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर हम इन चीजों को, जो देश विरोधी चीजें अगर उन पे थोड़ी सी लगाम लगाएं, तो मैं कहता हूँ आज भी जो आप रैंकिंग में देख रहे हैं कि 2nd नंबर पे JNU का स्थान है, तो वो बिल्कुल सही है, और उसमें कोई दो राय नहीं कि वो 2nd स्थान पे है हमारे देश में। थैंक यू। बट सैनी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जैसे वहां पर हम देश विरोधी नारे अधिकतर सुनते रहते हैं न्यूज चैनल्स वगैरह में, क्योंकि हमको तो आवाज आती नहीं है, तो न्यूज चैनल के माध्यम से उसको सुनते हैं। मतलब हमें ऐसा इतने सालों से हम लगातार देख रहे हो, ये लगातार सिलसिला चलता ही आ रहा है। अब थोड़ा कोरोना और लॉकडाउन की वजह से थोड़ा शांति बनी हुई है, लेकिन मतलब क्या होना चाहिए ऐसा कि वहां ये ना हो? क्योंकि मैं तो ये चाहता हूँ कि वो यूनिवर्सिटी इस तरह से बदनाम ना हो, क्योंकि जहाँ की रिसर्च इतनी अच्छी है, जहाँ का रैंकिंग 2nd आ रही है, वहाँ के छात्रों को एक इज्जत से देखा जाए। क्योंकि अगर ऐसे बदनाम होगी तो वहाँ के जो छात्र निकलेंगे उनको भी खराब नजर से देखा जाएगा कि ये JNU से आया है। तो मतलब क्या ऐसा होना चाहिए कि ये इस पे इन गतिविधियों पे, इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगे? क्योंकि इस तरह से मैं डायरेक्टली नहीं कहना चाह रहा था, इनडायरेक्टली नहीं कहना चाह रहा था, वो डायरेक्टली शायद अंकित जी ने बोल दिया है। और ये सच्चाई भी है इस देश की कि लेफ्ट विंग और कांग्रेस की मिली भगत से जो चीजें चल रही थी वहां पे, एक उनका पूरा वर्चस्व होता था यूनिवर्सिटी के ऊपर। अब जब सडनली उसमें कोई तीसरी पार्टी आ जाती है और देश के ऊपर और कुछ अधिकतर राज्यों में उनकी सरकार आ जाती है, और जिसका वर्चस्व बहुत दिनों से चल रहा हो और उसका वर्चस्व उसको लग रहा है कि अब नहीं रहा या वो जा रहा है, तो वो फिर, क्योंकि वो देशभक्ति की बात तो कर ही नहीं सकते ना, उनकी बस की है। जब कोई देशभक्ति की बात करने वाला आता है, हाँ बिल्कुल कुछ ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि उसके अंदर देशभक्ति करना है? कि एक तालाब में सैकड़ों हजारों मछलियां होती है और उसे गंदा करने के लिए एक ही काफी होती है। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे सारे स्टूडेंट गंदे हैं। मैं कहता हूँ 99.9% वहां पे छात्र पढ़ने आते हैं, केवल मात्र 0.1% जो है। वही बात मैंने सत्येंद्र जी की पोस्ट पे भी लिखी थी कि बदनाम किसने किया? बदनाम भी उन्होंने किया जब वहां पे जो शिक्षक वो हैं और जब छात्र जो हैं।
भाई छात्रों ने तो ये चीज आई बाहर, वहां से वीडियो बनी उसकी, देश के खिलाफ नारे लगे, वो पूरे देश ने देखा, बदनामी वहां से शुरू हुई। उसके पहले सब रिपोर्टेड यूनिवर्सिटी मानते थे, जानते थे, और उसका एक इतिहास है। और आज भी वहां से जो बड़े बड़े पोस्ट पे बड़े बड़े पदों पे लोग हैं, पढ़ के जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो बात ये है कि देखिए, हम एक क्राइटेरिया रखते हैं कि भाई ये शिक्षण संस्थान है, इसमें ये क्राइटेरिया का छात्र एडमिशन ले सकता है। अब ये तो किसी ने नहीं देखा कि इसके मन में क्या है, वो यहाँ केवल पढ़ने आ रहा है या केवल राजनीति करने है। तो कुछ लोग राजनीति करने भी आते हैं गुप्ता जी, ज्यादातर लोग पढ़ने आते हैं, कुछ लोग राजनीति करने भी आते हैं, और उनको बैकग्राउंड उनका सेट किया जाता है कि देखिए देशभक्ति की बात तो बीजेपी करती है, आपका चलेगा नहीं, तो आपको क्या है उसके अपोजिट बात करनी पड़ेगी, चाहे वो देश के ही खिलाफ क्यों ना जा रही हो। तो ये एक बहुत गलत सिनेरियो है। समझिए सत्येंद्र जी, मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको रोकना चाहूंगा अभी। सत्येंद्र जी, मैं आपके विरोधी देखिए गुप्ता जी जनरल सा फंडा मैं आपको बता दूं, एक लाइन में अपनी बात समाप्त करूंगा कि विरोधी क्या होता है, अपोजिशन क्या होता है, विरोधी होता है। और विरोधी क्या करेगा, अगर एक आदमी राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो विरोधी क्या करेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन सर विरोध भी दो, एक सकारात्मक और नकारात्मक दो टाइप का हो सकता है। बिल्कुल, तो जो एक आदमी सकारात्मक दिशा में जा रहा है, देखिए आशीष जी, तो उसका जो अपोजिशन है वो ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन में ही जाएगा, भले ही वो देश के खिलाफ क्यों ना जा रहा हो, उसको अपोजिशन में ही जाना है। जी तो संबित पात्रा है, ये नहीं रुको। नहीं, मैं संबित पात्रा नहीं हूँ, मैं सुंदर सैनी हूँ, और मैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए आजाद हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ। बिल्कुल सैनी जी, बिल्कुल सैनी जी के ने जो भी कहा उस पर मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ, आप इस चीज को कैसे देखते हैं? जैसे उन्होंने कहा कि देश विरोधी वहां पर एक एजेंडा चलाया जाता है। सर दो तीन है, एक तो जी, हाँ चलिए, मैं सैनी एक सैनी जी सैनी हूँ, और देश में एजेंडा चलाया, और इन्होंने एक डेटा दिया 0.1% ऐसे हैं एजेंडा चलाते, उस 0.1% स्टूडेंट के खिलाफ सरकार लॉ ऑर्डर के एक्शन लेती, उसके अंदर हाँ मैं ये कह रहा हूं कि जो 0.1% की बात आई, उसके खिलाफ हमारी क्या रणनीति है, हम उसको जो है चेक करने के लिए, रोकने के लिए क्या कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरा, एक जो विरोध की बात आती है, विरोध मात्र विरोध के लिए होता है या विरोध फीस वृद्धि का विरोध करता है, तो क्या वो सरकार का विरोध है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। दूसरी चीज, जिस देश का संस्थान, नहीं सर, हाँ चल सर कंप्लीट कीजिए, उस देश में सबसे ज्यादा आईईएस के संस्थान की प्रतिभाओं को बचाने के लिए क्या वहां पर फीस बढ़ाना जरूरी है सर? और उस 0.1% के आधार पर आप पूरी यूनिवर्सिटी को आतंकवादी यूनिवर्सिटी घोषित नहीं कर सकते। इसके पीछे एक बिजनेस खत्म करके जो प्राइवेटाइजेशंस हैं, जो जियो अंबानी यूनिवर्सिटी, जो जियो यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है, उसके इक्वल उसको लाने का प्रयास है, और आम जनता है उसका जो ब्रेन वॉश है वो अच्छे तरीके से न्यूज चैनल के थ्रू किया जाता है। अब आप हैं आशीष जी या मैं हूं, अगर मुझे ये सिर्फ ये पता है कि जेएनयू में आतंकवादी पैदा होते हैं, तो मैं अपने बच्चे को जेएनयू में क्यों भेजूंगा? सर वही चीज के लिए यूनिवर्सिटी को देखूंगा ना, अगर मेरे पास पैसा होगा, है ना सर? आप बोल रही है, तो ये प्रोपगेंडा है, और राजनीतिक प्रोपगेंडे के पीछे जो चीजें छिपी होती हैं वो आम आदमी को समझ में कभी नहीं आती है, बहुत लेट समझ में आती है, जब उसका सब कुछ लूट पिट चुका होता है। हमारे जो देश की वर्तमान सरकार है वो पिछले 6 साल में इस स्थिति में नहीं है वही कि वो इस देश को जेएनयू जैसे और अन्य सरकारी संस्थान जो है बना के दे सकी। इस देश का एक आदमी जो 20-22 हजार रुपए महीने में कमाता है और पूरे घर का खर्च 20-22 हजार है, वो जियो यूनिवर्सिटी में या जेबीआईटी जैसे कॉलेज में या देहरादून में किसान का आदमी जो है वो कैसे अपने बच्चों को पढ़ाए?
इसके पीछे एक शैक्षणिक जो जो कोकस है, जो सिंडिकेट्स हैं, वो लगे हुए हैं। और सैनी जी जो है इस बात को देर सवेर समझेंगे जरूर, अभी मैं इनको समझाऊंगा तो ये शायद ना समझ पाए। तो जेएनयू जैसे संस्थानों को बदनाम करके और एक उनकी बहुत धूमिल छवि तैयार करके जी सर, उस जो पूरा का पूरा परिवेश है, वो जो सिनेरियो है, उसको बदलने का प्रयास किया जा रहा है, और वो काफी हद तक इसमें सफल भी हुए हैं। सर जी, इसमें दो बात है जो आप बात बोल रहे हो। आशीष सर, मैं कुछ कहना चाहूंगा इनके साथ में। जी अंकित सर अपनी बात रखिए। जी जी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बात बिल्कुल सही है कि जो जेएनयू था, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1969 में हुई थी, 1969 में, है ना। और इसकी जो नींव रखी गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1965 में रखा गया था, फिर बिल पास होके ये फिर आपका 1969 में ये बनाया गया था। और इसका जो मूल उद्देश्य था वो यही था कि इसमें गरीब बच्चा पढ़ सके, और इसलिए आप आज तक देखते होंगे इसकी फीस बड़ी कम थी, अगर आप देखते हो। लेकिन यहाँ पे आपने एक फीस बढ़ोतरी की बात भी की सत्येंद्र जी, तो मैं फीस की भी मैं आपको करीब से मैं जानता हूँ। तो इसमें फीस, अगर हम हॉस्टल की बात करें, 25 रुपए इसकी फीस है हॉस्टल की। जो बढ़ाने की बात करी थी 25 रुपए के ऊपर बढ़ाने की बात थी, अभी तक 25 रुपए थी हॉस्टल की फीस। तो ये काफी पुराने टाइम से चली आ रही है फीस। अगर हम बात करें 25 की, धीरे धीरे इसमें थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हुआ, और पहले तो ये बिल्कुल नेग्लिजिबल थी, और जब ये स्टार्ट हुआ था बहुत ही कम थी, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे वहां पे, उसमें बिल्कुल सही बात है, उसमें लगभग 8,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं। अगर आपको आइडिया हो उसमें, तो पूरी यूनिवर्सिटी में लगभग 7 से 8,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं यहाँ पे। तो उसमें मैक्सिमम जो है वो शायद गरीब परिवार से भी है। अगर आप उसमें लगभग अराउंड देखें तो लगभग 5,000 के आसपास आप मान सकते हैं। उसमें रिजर्वेशन वाले भी हैं, मतलब बहुत सारा है। मीन आप कह सकते हैं कि गरीब जो जिनके पास नहीं है व्यवस्था, उनके लिए है वो यूनिवर्सिटी। लेकिन आज का जो सिनेरियो वो बिल्कुल चेंज हो गया। आप वहां पे देखेंगे आजकल बना के भेजे जा रहे हैं, चाहे वो लेफ्ट वाले हो चाहे राइट वाले हो। आजकल उन लोगों को भेजा जा रहा है पहले ही तैयार करके, है ना, उन्हें तैयार करके भेजा जा रहा है। मीन्स वो पैसे वाले भी है, उनके पीछे पॉलिटिकल सपोर्ट भी है, वो लोग जाके वहां पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो पढ़ाई का माहौल खराब कर रहे हैं, बिल्कुल। तो वो जाके, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो जो फीस की बात बिल्कुल मैंने अगर जी जी जी, तो अब वहां पे वो गरीब वाले बच्चे रहे भी नहीं है, मैं आपको ये भी बता दूं। तो सिनेरियो भी चेंज हो रहा है ना। मैं जी जी, जैसा अभी दिखाया भी जा रहा था कि एप्पल जी, मैं वही बात आपको कहना चाह रहा हूँ। मैं वही बात आपने शुरू में कही थी कि जो सर देखिए आशीष सर, एक चीज ये है कि उनको स्कॉलरशिप मिलती है। अगर मुझे भी स्कॉलरशिप मिलती है तो शायद मैं भी कुछ ना कुछ गैजेट्स वगैरह इस तरह की चीजें खरीदना पसंद करूंगा, स्टूडेंट है ना, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन जो बात मतलब पिछले 6 साल से ये जो सिनेरियो है, ये बहुत बढ़ता है, क्योंकि कुछ छात्र के पास भी इस तरह की बातें आती हैं कि भाई अगर तो राइट विंग का स्टूडेंट कराएंगे जेएनयू में एडमिशन कराएंगे, तो अमीर है तो गरीब है, उसमें हमारे प्रोग्राम करना पड़ेगा। ये बहुत सारी है का जो सीन है, मैंने कि यूनिवर्सिटीज के जो क्वालिफाइड स्टूडेंट, चाहे वो लेफ्ट है चाहे वो राइट है, तो इस देश है का जो सेक्स प्रकृति उस करने के लिए बहुत बड़ा और उस पेट से एनसीआर में अगर जीरो यूनिवर्सिटी खड़ी हुई तो सीधी बात है जैसा संस्थान को उसके बोना। सत्येंद्र जी, मैं बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगा, मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरे का सत्येंद्र जी मैं बीच में इंटरप्ट कर सकता हूँ आपको? ऊपर जाए। हाँ बोलिए सनी जी, बोलिए आप। वो जो है सत्येंद्र जी की आवाज कम आ रही है। विपरीत करेंगे। फीस वृद्धि को लेकर जो बात करी है, मैं उस पर ये बताना चाहता हूँ सत्येंद्र जी, आप पहले नहीं है, टेक्निकल प्रॉब्लम है। सर बोलिए, सर आप बोलिए। जी अंकित जी, गुप्ता जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, फीस वृद्धि को लेकर जो सत्येंद्र जी ने बात करी है, वही छात्र जिनको वही सेंट्रल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देके वहां पे भेजती है और जिसके लिए वो आते हैं, वहां पे कुछ रिपोर्ट्स ये हैं कि भाई उनको 200 रुपए में हॉस्टल मिल रहा है। जेएनयू का हॉस्टल जी 200 रुपए में हॉस्टल मिल रहा है, लेकिन वही छात्र ग्रेविंग के नाम पे वहां पे एडमिशन ले रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, गरीब को एडमिशन मिलना चाहिए, उस पर सरकार की हेल्प के साथ। लेकिन जब वही छात्र बाहर 15 लाख की गाड़ी से निकलता है उसी जेएनयू से, बाहर जाके वो 250-500 रुपए का कुछ भी पान मसाला खा लेता है, और उसको 250 रुपए हॉस्टल की फीस को अगर हम 500 रुपए कर देती है सरकार, उसमें आपत्ति है। ये कहां तक मैं तो नहीं मानता ये बात बिल्कुल
नहीं सैनी जी, उसमें देखो ऐसा है ना, उसमें आज भी जैसे फीस की मैं बात बता रहा था कि आज भी आप क्या देखेंगे कि सारे लोग वहां पे अमीर नहीं है, लेकिन जो अभी प्रोपेगेंडा चल रहा है पॉलिटिक्स वाला जो हम बात भी कर रहे हैं, वो हमारा इशू भी वही है आज का टॉपिक। तो उसमें ये हो गया कि जो जा रहे हैं पैसे वाले, अब उनकी भी वही फीस है, और जो जिन्हें मिलना चाहिए उनकी भी वही है। तो ये तो हमारी बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये। अगर आप आज भी देखो, मैं वैसे नहीं घुसेड़ना चाह रहा रिजर्वेशन वाले मुद्दे को इसमें, लेकिन रिजर्वेशन जिन्हें मिलना चाहिए। जी जी, इतने बड़े राष्ट्रीय संस्थान को चलाना, देखिए बिना पैसे के कोई चीज नहीं चलती है। और वही आप पता है कि इसका जो इसका जो टर्नओवर है 200 करोड़ है। अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें, 200 करोड़ की यूनिवर्सिटी है जेएनयू, तो कोई छोटी मोटी नहीं है, और वर्ल्ड में नाम है इसका, बिल्कुल, है ना। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा सैनी जी, एक सेकंड में आपको रोकना चाहूंगा सैनी जी, मैं क्योंकि हम डिबेट के काफी अंत में पहुंच रहे हैं, तो मैं सीधा कंक्लूजन पे आता हूँ। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि ये तो हम देख रहे हैं कि वहां पर होते हैं, सुनते भी हैं विरोधी नारे, जैसे सत्येंद्र जी ने कहा कि कुछ, आपने भी कहा कि कुछ परसेंट छात्रों की वजह से ही है, लेकिन हमारा जो मुद्दा था वो ये था कि उनकी वजह से पूरा जेएनयू इस तरह से बदनाम है। जैसे अंकित सर ने भी कहा कि मैं अपने बच्चे को वहां भेजना पसंद नहीं करूंगा अगर इतना बदनाम हो जाएगा, तो हम डरेंगे वहां भेजते, क्योंकि वहां लड़ चलते हैं, वहां गालियां चलती है, झगड़े चलते हैं, तो हम कैसे फिर अपने बच्चों को वहां भेज पाएंगे। तो उसके मतलब कैसे आप देखते हैं, क्या इसका सोल्यूशन होना चाहिए कि जिससे कि इस तरह देश विरोधी गतिविधियां या फिर ये राजनीतिकरण इतना ज्यादा ना हो, थोड़ा तो जरूरी है, लेकिन इतना ज्यादा ना हो कि हम अपने बच्चों को वहां भेजने से डरने लगे, जो नंबर सेकंड पे यूनिवर्सिटी आ रही है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही पॉइंट सत्येंद्र जी ने भी ऐड किया था कि ये अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर हो रहा है तो सरकार क्या एक्शन ले रही है। यही सत्येंद्र जी, आप सहमत हैं? देखिए, आप लोग भी संस्थानों से जुड़े हुए हैं, हम भले ही प्राइवेट संस्थानों से जुड़े हुए हैं, आप सब लोग और हम भी प्राइवेट संस्थानों से, लगभग मैं भी 20 साल से जुड़ा हूं। देखिए, किसी भी संस्थान में हर तरह का छात्र आता है। एक बहुत अच्छे परिवार से संस्कारी बच्चा भी आता है जिसको पढ़ाई के अलावा कोई मतलब नहीं होता, वो अपना पढ़ाई करने ही घर से आता है और उसको संस्कार मिले होते हैं। एक आता है कि उसे वहां जाके जेएनयू के नाम से राजनीति करनी, कि जेएनयू से मैं नेता बन के निकलूंगा और फिर लेफ्ट विंग या राइट विंग या कांग्रेस किसी में भी मैं जुड़ जाऊंगा, और वहां पे किसी एक टॉपिक को उठा लूंगा, भले ही वो देश के विरोध में हो। सरकार ने क्या एक्शन लिया है? देखिए, सरकार क्या करती है, सरकार ने एक्शन लिया तभी तो ये चीजें बाहर आई। जब एमएचआरडी ने उस चीज को उठाया, उस टाइम शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो स्मृति ईरानी मिनिस्टर थी, तो स्मृति ईरानी ने इन बातों का विरोध किया कि भाई जेएनयू जैसे कैंपस में, हमारे देश की रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, अगर वहां पे देश के खिलाफ में नारे लग रहे हैं और उसमें ज्यादातर जो अंशदान है वो केंद्र सरकार करती है, और उसके बाद भी अगर हम देश के खिलाफ बात करेंगे तो ये कहां तक जाएगा? जी, मेरी आवाज आ रही है चौहान जी? जी बिल्कुल आ रही है सर। तो इसका सोल्यूशन ये, देखिए, सरकार का काम है किसी भी संस्थान को जो उसके अंडर में आता है उसको सही तरीके से चलाना, अगर वहां पे कुछ गलत हो रहा है उस पर कार्यवाही करना। कार्यवाही क्या हो गया है, जब लेफ्ट, कांग्रेस, A to Z एक पार्टी को छोड़ के सारे दल इकट्ठे हो जाएं कि इसको घेर लो, ये सत्ता में क्यों आ गई, एक चाय वाला क्यों प्रधानमंत्री बन गया, इसके खिलाफ कुछ भी हमें मुद्दा मिले, कैसा भी विरोध करना पड़े, भले ही मोदी का विरोध करते करते वो देश का विरोध करने लग जाएं। जब एक्शन लेने की बात आई तो सब लोग इकट्ठे हो गए कि एक्शन नहीं ले सकते, तो छात्र हैं, छात्रों पे बीजेपी कैसे एक्शन ले सकती है? अरे, जो देश के खिलाफ बात करता है वो देश का छात्र नहीं है, वो देश का नागरिक नहीं है, वो हो ही नहीं सकता है। क्या आप मानते हैं कि जो, अगर मैं देश के खिलाफ बात करूंगा तो मुझे देश का अधिकार है देश का नागरिक रहने का? मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने भी देश के खिलाफ बात करी है, उस एक राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की कोशिश की है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी का भी यही पक्ष रहा है, और उसके जितने भी प्रवक्ता है बीजेपी, मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ हो सकता हूं या हो भी सकता हूं, ये बात अलग है, हम सबकी विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन बात वही कहने में आएगी जो बात सत्य है और देश के लिए है। हम देश, चर्चा का विषय भी देश हित की चर्चा ही है, तो इसीलिए हम डिबेट के लिए आज बैठे हैं। बिल्कुल, मैं एक्चुअली थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा, जैसे टाइम बचा है, मैं छोटी सी बात कह के अपनी बात, एक सेकंड मुझे और दीजिए, 2 मिनट के, 1 मिनट के, मैं थोड़ा समय चाहूंगा गुप्ता जी, कि मैं आपके पास आता हूँ। जी सैनी जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा प्लीज जल्दी। जी गुप्ता जी, देखिए, मैं ये कहता हूं कि देश रहेगा तो हम सब रहेंगे। बिल्कुल सर। देश के खिलाफ कोई भी बात स्वीकार्य नहीं होगी किसी भी कीमत पे, और सरकार ने एक्शन लेने की कोशिश की है। सरकार को देखिए आप किस तरह से विरोध किया गया, और सरकार का एक्शन लेने का ही नतीजा था कि देश में कहीं साइनबाग हो रहा है, कहीं दूसरा कांड हो रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार एक्शन ना ले।
अब आप बताइए, जब एक्शन लेने पे देश को फूंक दिया जा रहा है, देश में दंगे करा दिए जा रहे हैं, तो इस विषय में हम सब क्यों डिबेट नहीं करते आके, क्यों हम लोग नहीं बोलते, क्यों हम चुप हो जाते हैं? अंकित जी, आप कैसे इसका सोल्यूशन देखते हैं? क्योंकि जैसे सैनी जी ने कहा कि ये चीजें सामने आ रही है, तो लेकिन सामने तो आ रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि देश में विरोध भी उसी हिसाब से बढ़ता जा रहा है। तो क्योंकि हमें तो बदनामी कम करने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि विरोध कम हो। तो मतलब आप कैसे देखते हैं, क्या इसका सोल्यूशन होना चाहिए कि जिससे विरोध कम हो और बदनामी कम हो यूनिवर्सिटी की? जी जी, तो मैं इसे तो वैसे छात्र वैसी यूनिवर्सिटी बदनाम नहीं होनी चाहिए। जी सर, तो मैं इसका कंक्लूजन तो आपको एक लास्ट लाइन में दूंगा, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि जिस वजह से बदनाम है, जैसे कुछ तत्व हैं ऐसे, जैसे मैं नाम भी लेना चाहूंगा, कन्हैया कुमार, उमर खालिद, साहिला रशीद, ये सब जो हैं, जो आजादी गैंग, ये जो आप देखते होंगे न्यूज में कि आजादी गैंग है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, तो ये सब चीजें, ये कुछ जी ये कुछ % लोग हैं। तो ये जो देश विरोधी जो नारे हैं, ये तो बिल्कुल नहीं चलेंगे, चाहे पार्टी कोई सी, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, तो ये तो देश को बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा, देश विरोधी नारे कहीं भी लगे। और इसका सोल्यूशन बस यही है कि आप क्या करें, वहां पे पढ़ाई करके नेता बने। ऐसा नहीं कि वहां नेता ना बने, वहां से नेता निकले वहां से, लेकिन पढ़ाई करके नेता बने। नेता बन के वहां पे स्टूडेंट पढ़ाई ना करें। हो क्या रहा है कि पहले से ही नेता बन के जाके पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई करके वहां पे नेता बने। ये इसका एक सोल्यूशन है, ये इसका एक सोल्यूशन है। बिल्कुल बिल्कुल अंकित जी, अंकित जी बिल्कुल, बस जी यही सोल्यूशन है जी, बस। करने के बाद ही राजनीति सर, मेरे ख्याल से आपकी इस बात से सतेंद्र जी को जवाब मिल गया होगा आपकी बात से। नहीं, सतेंद्र जी भी सहमत होंगे इस बात से, कोई असहमत नहीं हो सकता, ऐसा मुझे लगता है। बाकी देखिए, ये लाइन आप देखिए, बिल्कुल बिल्कुल सैनी सर, पढ़ाई ना करें, पढ़ाई करके नेता बने। सैनी सर, एक मिनट, 2 मिनट, एक मिनट, अंकित सर ने बहुत बढ़िया बात कही है जी सर। जी सर, कंक्लूजन मेरा यही है कि मैं विश्वविद्यालय में छात्र नेता भी रहा हूं और जो पावर पार्टी है उसके विंग का छात्र नेता रहा हूं। जी सर, मैं आपके विचारों अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, ये सच्चाई है। ये अंकित सर ने ये बात बिल्कुल सही कही है कि छात्र जो है वो जैसा माहौल वहां देखता है, पोस्टर लगे हुए देखता है, गाड़ी देखता है, घोड़े देखता है, कोई देखता है यार ये क्लासेस का तो मामला बिल्कुल बेकार, तो कहीं पिक्चर में है ही नहीं। वो जो है स्टूडेंट ना रह करके वो अपने आप को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझने लगता है। नहीं, और इसके लिए जो जिम्मेदार है, इसके लिए जिम्मेदार समझ सकता है। तो हर कोई नरेंद्र मोदी नहीं बन सकता ना पवार जी, उसके लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए। सैनी जी, वो हमारा मुद्दा। सैनी सर, मैं सुनो सैनी वो बन सकते हैं तो कोई भी बन सकता है। बात दीजिए ना, बात होने दीजिए। सतेंद्र सर को अपनी बात रखने दीजिए प्लीज। हाँ जी, बिल्कुल। चाय बेचने होता है तो एक छात्र जो सीधी है वो भी सकता है, बात नहीं है। जी जी, कहने का है कि वो ये कि जो पॉलिटिकल स्टूडेंट यूनियंस हैं वो विश्वविद्यालयों में माहौल करते हैं, उनको जो है तुरंत प्रभाव से रोक दिया जाए। अगर छात्र के अपने हितों की लड़ाई है तो वो स्वयं लड़ाई, वहां किसी प्रोपेगेंडा को चलाने का, देश विरोधी, देश हित में ऐसा कुछ नहीं। दूसरा, जो जिस क्षेत्र विद्यार्थी है, अगर वो विद्यार्थी इसमें काम करे, वो वहां पर समस्याएं, और वो पॉलिटिक्स का बच्चा है तो पॉलिटिकल साइंस में जाकर बात करे, उसके बाद शुरू। ये बात अंकित ने बिल्कुल सही कही है। मैं किसी पार्टी का के अपना करने के बाद जो अपना क्षेत्र चुनता हो, चाहे वो राजनीति चुने, वो सोशल वर्किंग चुनता हो, चाहे वो टेररिज्म चुनता हो, उसके बाद चुने। ये जो 0.1 है, ईसाधारी नेताओं की सत्ता में बढ़ने के लिए वो उनके ड्राइवर्स हैं। ये जो है परिवेश एक इस तरह का आंबर देश में खड़ा किया जाता है कि भाई वहां से रोई निकलते हैं, फलाने निकलते हैं, डिमगे निकलते हैं। अगर आपको है तो आप उनको जेल में नहीं डालते। और पिछले 6 साल में आपने एक भी देशद्रोही छात्र के खिलाफ कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया जिससे देशद्रोही छात्रों, बनने वाले छात्रों को कोई सबक मिलता हो। ठीक है, बारे बजारे हो रहा इन द एंड आप जो है लॉ एंड ऑर्डर में कर क्या है, क्वेश्चन आपके लिए भी है ये। नहीं सर, इस बात से
टाइम है सर, इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि थोड़ा सा बीजेपी भी क्या है कि उन्हें भी इस बात का एडवांटेज मिलता है, क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी देखो हिंदू की है और हिंदू की पार्टी ऐसा माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, आगे टाइम मुसलमानों के लिए इतने काम किए बीजेपी ने, वो भी कर रही है, लेकिन फिर भी उसका कहीं ना कहीं एडवांटेज बीजेपी भी ले लेती है। जब उसे लगता है कि हाँ ठीक है, हो रहा है तो ठीक है, थोड़ा सा इशू खींचने तो एडवांटेज मिलेगा, जब करना ले होगा लेती है नहीं सर, सारा का सारा एडवांटेज लिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। एडवांटेज क्या है सर, जी उसी के लद्दाख सांसद की। सर मैं समझ सर गया आपकी बात। आशीष एक बात कहने में कन्हैया जी बोलिए सर। जी बिल्कुल सर। उनका जो सांसद है उनकी पत्र खुले इंटरव्यू में आज तक कहती हैं कि सर मेरा हॉस्टल उस वेन्यू के बिल्कुल वेन्यू के सामने था जहां वो उस तरह की चीजें हो रही थी, है ना। लेकिन वहां पर वो आदमी, पर्टिकुलर वो आदमी जो है, इससे क्या मतलब है भाई, एक पार्टी है उसका सांसद तो कह रहा कि भाई कन्हैया था वहां, और उसकी पत्नी कह रही कि मैं वहां की स्टूडेंट थी। तो चलिए सर, कुल मिला के तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि मतलब जेएनयू में देश विरोधी जो हरकतें हैं वो बहुत ही कम छात्रों की वजह से होती है। अधिकतर छात्र वहां पढ़ने और उसका नाम ऊंचा करने आते हैं, लेकिन उन कुछ गंदे लोगों की वजह से उसका नाम बदनाम हो रहा है। तो उसको सरकार पे भी कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन इस तरह से लेना चाहिए कि ये ना हो, क्योंकि सरकार भी उसमें कहीं ना कहीं विफल रही है। पूरी तरह तो मैं नहीं कहता, ये सैनी जी की बात से भी सहमत हूँ कि हो सकता है सरकार के आने से चीजें सामने आई हो, लेकिन सरकार उसको रोक पाने में भी काफी हद तक विफल रही है। तो इसी के साथ मैं आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप सबकी वजह से हम ये इनिशिएटिव ले पाए इस चर्चा का, और ये चर्चा आगे जारी रहेगी और आगे भी मैं आप लोगों को इनवाइट करता रहूंगा और उम्मीद करूंगा आप लोग फिर से मुझसे जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच आशीष जी, धन्यवाद। बढ़िया सार्थक चर्चा रही है और आगे भी आई होप कि आप जारी रखेंगे इसे। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल आपका समर्थन रहा तो बिल्कुल जारी रखेंगे। धन्यवाद एवरीवन, थैंक यू, शुभ रात्रि। धन्यवाद सभी का।